ओके सो मैं ऑडिबल हूँ और विजिबल हूँ आप लोगों को अभी? यस सर। ओके, थैंक यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड एज यू नो अबाउट मी लिटिल बिट, मैं थोड़ा बता देता हूँ पहले. ठीक है ना? सो मतलब अपने बारे में बता देता हूँ. सो लाइक मेरा नाम आप लोग जानते होंगे. सो माय नेम इज संतोष कुमार एंड बाकी टीचिंग का तो मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ. सो मतलब ऐसे टीचिंग स्टार्ट मैंने 2010 में ही कर दिया था. सो लाइक आई एम टीचिंग फ्रॉम 2010 ओनली, जब मैं जस्ट 10th पास किया था उस समय. तो तब से पढ़ा रहा हूँ, अभी तक है ना, चल ही रहा है. सो उस दौरान मैं 9-10 से स्टार्ट किया था. देन ग्रेजुअली जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ता गया वैसे अपना टीचिंग लेवल ही बढ़ाता गया. 9-10, फिर बाद में 11-12, फिर JEE, है ना. फिर अभी जैसे जैम चल रहा है और गेट चल रहा है ना. तो ये अभी है. तो इस तरह से बढ़ता गया. बाकी क्वालिफिकेशन के लिए मैंने मतलब बिहार से, मैं 10th-12th मैंने बिहार से किया है. दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन है. IIT दिल्ली से मैंने मैथ्स में MSc किया है शशि सर के साथ. फिर मैथ्स में मज़ा नहीं आया तो स्टैट्स में चले गए. तो IIT बॉम्बे से स्टैट्स में MSc किया है, स्टैटिस्टिक्स में. फिर खड़गपुर से PhD चल रहा है, जो कि अब खत्म होने वाला है कुछ दिन में. तो ये मेरे बारे में है. और कुछ आप लोगों को पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, मैंने शॉर्ट में बता दिया. फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है. बाकी आप लोग अलग अलग जगह से होंगे. तो कहाँ कहाँ से, एक बार स्टेट बताओ तुम लोग कहाँ कहाँ से हो. ऑनलाइन में तो हर जगह बच्चे हैं ना. सो तो अनम्यूट करके बता सकते हो या चैट में बता सकते हो. आप लोग बताओ जरा. पुणे। हम्म. पुणे. अच्छा, महाराष्ट्र. ओके. और बाकी लोग? पुणे। पुणे. सर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश. और किस स्टेट से? सर झारखंड। झारखंड. पुणे उत्तर प्रदेश। नवी मुंबई. अच्छा, महाराष्ट्र. सर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल. केरला। केरला. उड़ीसा। उड़ीसा. ओके. तो उड़ीसा वाले लोगों को बता दूं, उड़ीसा में था मैं वहाँ एक कॉलेज है शिक्षा व अनुसंधान, वहाँ मैं प्रोफेसर था 1 साल. सोआ यूनिवर्सिटी है ना, ITR कॉलेज. सर छत्तीसगढ़। अच्छा, छत्तीसगढ़. ओके, छत्तीसगढ़ से भी लोग हैं. हम्म. जम्मू कश्मीर। जम्मू जम्मू कश्मीर कश्मीर. सर। अरे वाह, क्या बात है यार. झूठ बोलना था, झूठ बोलना। झूठ बोल रहा है. हाँ, झूठ क्यों बोलना है. ठीक है. सर बिरला BHU। अच्छा, BHU. ठीक है. तो सर बिहार से। बिहार से. सर ओके. पटना से सर। अच्छा. यूपी सर। सो ऑलमोस्ट हर जगह के बच्चे हैं हमारे पास. कोई नहीं, जो नहीं है कुछ दिन में कवर हो जाएंगे. तो इस लास्ट टाइम हमारे पास 350 बच्चे थे जैम में, मतलब 350 अराउंड पिछले सेशन में. तो अभी अराउंड हमें लगता है कि एडमिशन हमारे यहाँ 90-100 तक का हो गया है. बट बच्चे ज्वाइन कम करते हैं ना मीटिंग में. जैसे अभी भी कितने हैं, मतलब है 80 पे भी ज़्यादा है. तो है ऐसे, इस बार तो मुझे लग रहा है 500+ होंगे. तो मेहनत करो. देखो, सिलेक्शन होता ही है, नहीं भी होगा तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे. बस मेहनत करो, है ना, बस इतना ही है ना. हमने बहुत फेलियर झेला है. मतलब जो फेलियर झेलता है, बस लगातार तुम कोशिश करते रहो तो कुछ ना कुछ तो कर ही जाओगे, है ना. अगर मैं अपने फेलियर की बात करूँ, थोड़े बहुत फेलियर बता देता हूँ ताकि तुम्हें समझ आए. कि जैसे मैं DU में था, 3rd ईयर में फेल हो गया मैं. मैथ्स ऑनर्स मेरा चल रहा था. तो मेरी BSc 3 साल की 4 साल में हुई है. ओके. तो तुम में से भी कुछ ऐसे होंगे जो डिमेट होने की जरूरत नहीं है, बस तुम लगातार कोशिश करते रहो. ठीक है. तो वहाँ मैं फेल हुआ, 4 साल में BSc हुई मेरी. फिर IIT दिल्ली में था, मैं MSc कर रहा था. तो 50 बच्चे थे उसमें, बॉटम 5 में था मैं. मतलब समझ रहे हो ना, मेरा मार्क्स अराउंड 60% के है. मतलब 60, वहाँ MSc में 60% मिनिमम होता है. उससे कम लाओगे तो कहीं के नहीं रहोगे, है ना. 60% ही चाहिए आगे कंटिन्यू करने के लिए. तो अगर उससे कम, मतलब लाइक MSc में 60% मिनिमम चाहिए ही तुम्हें आगे PhD कुछ करने के लिए. वो 60 से ही आगे चाहिए, उससे कम. चलो 50 तक, शायद 55 तक कुछ लोग वैलिड मानते हैं. तो इतना था. मतलब फिर मैं दिल्ली में बहुत मेरी बुरी स्थिति थी, लाइक आई वॉज एट बॉटम. तो ऐसा था. फिर बॉम्बे गया. बॉम्बे में थोड़ा ठीक ठाक सिचुएशन था, क्योंकि इतना झेल चुके थे ना. तो तुमने जितने फेलियर झेल लिए, फ्यूचर में तुम्हें वो फेलियर हेल्प करता है. तो बॉम्बे में ठीक ठाक सिचुएशन में था. खड़गपुर में तो बहुत ज़्यादा ठीक ठाक सिचुएशन में है. यहाँ देखो, मैं पढ़ाता हूँ डेली, मैं क्लास ले रहा हूँ ऑलमोस्ट 3-4 घंटे. सैटरडे संडे तो बहुत क्लासेस लेता हूँ, और भी कोचिंग से क्लास लेता हूँ मैं. फॉर एग्जाम्पल, मतलब और भी जो बड़ी बड़ी कोचिंग जहाँ मैं ही पढ़ाता हूँ स्टैट्स. नाम लूँगा नहीं क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम है.
सो बाकी बच्चों को पता ही है ऐसे तो ओके। तो इस तरह से है, फिर भी चीज़ें बहुत अच्छा है ना, पीएचडी काफ़ी मेरा अच्छा है, अभी खत्म होने वाला है, 2 साल भी नहीं हुए, मैं ज्वाइन किया था अगस्त 2021 में, तो अभी 1.5 साल हो गए, 18 महीने हो गए होंगे ना, तो ऐसा है, अभी खत्म हो जाएगा कुछ दिन में। तो वो जो फेलियर जो मैंने शुरू में झेले हैं वो अब हेल्प कर रहा है, तो यही मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, जो लाइफ में फेलियर है बस लगातार तुम चलते जाओ है ना, तो वो वाला सिचुएशन है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो वाला है, बस लगे रहो। तो भविष्य में वो सारी फेलियर्स में एक साथ पे करेगी, है ना। लोगों को पीएचडी में यहीं पे, जब खड़गपुर में हूँ मैं, मेरे ही सर के अंडर लोगों को 8 साल 9 साल लगे हैं पीएचडी करने में, मेरे सुपरवाइजर के अंडर जो लोग हैं, लाइक 2013 में ज्वाइन किया था, अभी 22 में डिग्री मिला है उसको, 9 साल लग गए, लेकिन वही मैं हूँ 2-3 साल मेरा खत्म, मतलब 2 साल भी नहीं हुआ है। तो कहना जो फेलियर्स मैंने झेला है ना वो मुझे अब हेल्प कर रहा है, तो सेम थिंग ऐसा है, बस कंटिन्यूअस तुम्हें आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, रुक जाओगे तो फिर कुछ नहीं होगा, है ना, रुक जाना नहीं जी। सर आप पीयू के कौन से कॉलेज से थे? हाँ मैं जाकिर हुसैन कॉलेज से था वो नई दिल्ली हड़ामला मैदान के सामने, है ना। जब मैं एडमिशन लिया उस समय वो आंदोलन चल रहा था अन्ना हजारे और केजरीवाल वाला, तो हम लोग रोज वही देखते थे, क्लास तो चलती नहीं थी क्योंकि रोड जाम हुआ करता था, क्योंकि हमारे कॉलेज के कौन सी कॉलेज? जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, JSDC। ओके सर, ओके। हाँ वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास, एक्चुअली जो रामलीला मैदान दिल्ली में है ना, रोड के इस तरफ जाकिर हुसैन कॉलेज है, इस तरफ रामलीला मैदान है, जहाँ पे अन्ना आंदोलन चल रहा था 2011 12 13 में 12 में एडमिशन लिया था DU में, तो उस दौरान तो वही चल रहा था। तो मैं वही बताऊँ कि अन्ना जी, मोदी जी, ये सब अक्सर हम रोज क्लासेस तो कैंसिल हो जाती थी क्योंकि माइक इतना चल रहा होता था, लेकिन समहाउ तो जाकिर हुसैन से ही था। और जैसे बड़ा अच्छा लगा, कुछ दिन पहले मैं वीडियो देख रहा था, जो विकास देवी कीर्ति सर है वो भी जाकिर हुसैन से ग्रेजुएट हैं, तो मुझे लगा चलो हम ही मतलब थोड़े क्या कहते हैं खराब कॉलेज से नहीं, और भी लोग हैं जो खराब कॉलेज पर भी बहुत अच्छे हैं, खराब कॉलेज नहीं बोलूँगा, लाइक DU में जो हाई है ना प्रोफाइल कॉलेज है नॉर्थ कैंपस के फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ एडमिशन मिला नहीं मुझे, लेकिन लगा कि चलो और भी लोग हैं जो वहाँ से है ना करके अच्छा कर रहे हैं, है ना, तो इस तरह से है। एनीवे ठीक है, तो अब आते हैं कंटेंट पे। सो कंटेंट में क्या है कि जैसे अगर मैं आपको सिलेबस दिखाऊं, तो चलो थोड़ा जैम के एक बार सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट आप भी खोल के ना चेक करते रहो, उसमें बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो ये जैम 2023 की वेबसाइट है जो अभी एग्जाम होने वाली है, 24 की वेबसाइट भी आ जाएगी अभी, जैसे एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है उसके साथ वेबसाइट आ जाती है, तो ये 23 का वेबसाइट है। तो हमें क्या देखना है, अपना एग्जाम, तो आप यहाँ जाओगे तो आपको टेस्ट पेपर्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है ऐसे, इन सब्जेक्ट्स में एग्जाम होते हैं, आपको पता ही होगा, है ना, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, तो हमारे काम का है स्टैटिस्टिक्स। ओके, अब आपको क्या देखना है, चलिए मैं सिलेबस देख लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपका मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है। तो एक्चुअली ये जैम का पैटर्न चेंज होता रहा है साल, जैसे फॉर एग्जांपल 2005 में जैम स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 2005 से लेके पैटर्न आप अगर पेपर प्रीवियस से पेपर मैं भी कराऊंगा, आप भी करते होगे, मैं जब पेपर सॉल्व कराऊंगा 2005 से लेके हम लोग अभी 23 तक सॉल्व करेंगे जब आपका एग्जाम होगा। तो उस तब क्या होता था, जैसे पहले कुछ साल ऐसा हुआ है कि 14 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, 15 क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, या 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, 20 क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, तो पहले ऐसे होते थे, 2014 तक ऐसे होता रहा, पैटर्न चेंज होता रहा है। 15 में एक फिक्स पैटर्न आया, 2015 में पहली बार एग्जाम हुआ ऑनलाइन, उससे पहले ऑफलाइन होते थे और सब्जेक्टिव वो लिखने वाला ना, अब 2015 में आया ऑनलाइन एग्जाम, तो 15 से अभी तक सेम पैटर्न एग्जाम, लेकिन इसमें भी थोड़े चेंजेस हैं, सेम पैटर्न सेम है, पैटर्न इन द सेंस कि जैसे आप लोग जानते हैं कि जैम का जो पैटर्न है, जैसे जैम में क्या होता है, जो IIT जैम का एग्जाम है उसमें आप लोग बताओ कितने क्वेश्चन टोटल आते हैं, 60, ठीक है, 60। सो टोटल आपके 60 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 60 क्वेश्चंस होता है, और इसके कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, 100 मार्क्स का, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं एग्जाम का भी आइडिया दे देता हूँ, फिर हम कंटेंट स्टार्ट करते हैं। सो ये एग्जाम टोटल ऐसे आप लोगों को पता ही है, जस्ट एक बार है ना रिवीजन, ताकि कुछ किसी को डाउट हो, या कुछ बच्चे हैं जो है ना सब कुछ नहीं पता होता, सबको बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन कुछ लोगों को नहीं होगा, तो उस लेवल बता देता हूँ, ताकि कहते हैं जिस मैदान में आप उतर रहे हो उसके बारे में पता होना चाहिए आपको,
कि कहाँ पे आप उतर रहे हो, उसमें कितनी गहराई है, कितना है ना मुश्किलें हैं। तो इस तरह से पहले एक बार समझ लेते हैं। सो 60 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं। इसमें 60 क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 10 ये एमसीक्यू होता है 1 मार्क्स वाला। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 30 सो ये आपका जो होगा ये एमसीक्यू होता है 2 मार्क्स वाला। तो एमसीक्यू का क्या खासियत है, इसमें 4 में से एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, पक्का है एक ही करेक्ट होगा, ये फिक्स कर रखा है इन्होंने, ठीक है, तो एक ही करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 31 से लेके, अच्छा यहां मैंने थोड़ा गलत कर दिया, 11 से ना, सो क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 40 ये होता है एमएसक्यू और ये 2 मार्क्स के होते हैं, ये थोड़ा मार्क्स लिख रहा हूं मैं, ईच क्वेश्चन के मार्क्स। फिर एमएसक्यू में क्या खासियत है, एमएसक्यू में एक करेक्ट हो सकता है, 2 करेक्ट हो सकता है, 3 करेक्ट होता है, 4 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो कितने भी ऑप्शन, एक भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एमएसक्यू है तो एक से ज्यादा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। एक ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, 2 3 4 के 4 भी करेक्ट हो सकते हैं। तो ये थोड़े क्रूशियल आते हैं। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, बाकी में नहीं है। तो यहाँ पे जी कुछ पूछना है? सर राइट साइड में सर ज्यादा हो रहा है, राइट साइड में पक रहा है। अच्छा ओके, मैं समझ गया, वो थोड़ा वहां कट रहा है ना। सो एक काम करते हैं, हाँ इसको उठा के मैं ले आता हूँ इधर। चलो ठीक है, तब आपको दिख रहा होगा। तो मैं कह रहा था कि 60 मार्क्स के, सॉरी 60 क्वेश्चन से 100 मार्क्स के हैं। तो जो आपका 1 to 10 है एमसीक्यू 1 मार्क्स का है, सिंगल करेक्ट है, एक ही करेक्ट होगा। 11 to 30 2 मार्क्स के एमसीक्यू है, एक ही करेक्ट होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3 का। 1/3 का मतलब अगर ये 1 मार्क्स का है तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और अगर 2 मार्क्स वाले हैं तो 2/3 नेगेटिव मार्किंग है। मतलब आपने अगर एक क्वेश्चन गलत किया तो आपके -2/3 होंगे एक क्वेश्चन के, 2 मार्क्स वाले में। अगर 1 मार्क्स वाले में एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो आपके -1/3 होंगे, माइनस, है ना, ये है। और यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग है ना, सो नो, इसमें भी और आगे भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फॉर एग्जांपल 41 से क्वेश्चन नंबर 50 ये होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप 1 मार्क्स के, और क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 60 न्यूमेरिकल आंसर टाइप 2 मार्क्स के, ठीक है। तो ये एनआईटी 2 मार्क्स के, यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं, नो नेगेटिव मार्किंग, इन आगे सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सो नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो ये एग्जाम का पैटर्न हो गया। अब आईआईटी जैम एमएस की बात करें जी, हाँ हाँ 1/3 नेगेटिव मार्किंग मतलब, हाँ, जैसे मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन है और आपके मान लीजिए आपने अटेम्प्ट किए एक क्वेश्चन, सपोज एक क्वेश्चन किसी ने अटेम्प्ट किया और वो गलत हो गया, तो वो आप -1/3 आपके मार्क्स मिलेंगे उस क्वेश्चन में। जैसे आपने 2 क्वेश्चन ट्राई किए, मान लो पहले 1 to 10 की बात करता हूं, तो एक सही है एक गलत है, तो एक करेक्ट है तो आपको कितने मार्क्स मिले 1 मार्क्स, और एक गलत हो गया तो उस 1 में से आपके -1/3 कट जाएंगे, 0.33 मार्क्स कट जाएंगे, समझ आया? हाँ, तो ये मतलब है कि एक क्वेश्चन में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है गलत होने पे। मैं ये नेगेटिव मार्किंग बता रहा हूं, गलत होने पे। सही है तो प्लस मार्क्स मिलेगा, गलत है तो माइनस मार्क्स मिलेगा, ये मतलब है। और इधर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और है ना, इसलिए बच्चों को हम सजेस्ट करते हैं कि या तो पहले तुम ये पूरा कर लो या पहले ये पूरा कर लो, सबसे एंड में ये ट्राई करो। क्योंकि इसमें क्या है ना, मान लो तुम्हारे 3 ऑप्शन करेक्ट थे, अब कोई बच्चा 2 ही सेलेक्ट किया या एक ही सेलेक्ट किया या चारों कर दिया, तो उसके साथ गलत हो जाएगा, पार्शियल मार्किंग नहीं है यहाँ पे। एमएसक्यू में क्या मोर देन 1 करेक्ट है, तो इसमें आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपने एक भी ऑप्शन ज्यादा टिक कर दिया या कम टिक किए तो इसमें थोड़े प्रोसीजर है, थोड़ा टाइम टेकिंग भी होता है, इसलिए हम बोलते हैं तो पहले ये पूरा करो या पहले ये करो, मतलब पहले ये खत्म करो लास्ट में इसको करो ट्राई, इस तरह होता है। अपना तुम स्ट्रेटजी बना सकते हो, इट्स अप टू यू। जब तुम मॉक टेस्ट दोगे, प्रीवियस ईयर पेपर करो, तुम्हें खुद फील आएगा कि तुम्हारे लिए कैसा बेटर है ना, जब करोगे तब। अगर ट्राई सीधा एग्जाम में जाओगे तो फिर वहाँ गलतियां करें, इसलिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, और जो पेपर्स इसलिए करने जरूरी है ताकि आपको समझ आए घर पे बैठ के 3 घंटे में। तो सब एंड में हम लोग करते हैं वो सब, तो अभी जैसे एग्जाम का आइडिया देता हूँ। अब एमएस में क्या है, आपको पता है कि मैथ्स पोर्शन भी है और स्टैट्स पोर्शन भी है। सो एक्चुअली क्या था, 2015 में ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुआ और ये पैटर्न 2015 से अभी तक चल रहा है, लेकिन 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है, इन एग्जाम्स में
इसका कंट्रीब्यूशन 40% था और इसका 60% था, ठीक है। कब? 15 से लेके 21 तक। 22 के एग्जाम में चेंजेस हुए, सिलेबस भी चेंज होते रहे टाइम बाई टाइम। तो 2022 में सिलेबस भी रिवाइज हुआ, पैटर्न भी रिवाइज हुआ। 2022 में इसको कर दिया गया 30% और इसको कर दिया गया 70%। तो 2022 के एग्जाम में और 2023 जो अभी होने वाला है 12 फरवरी को, तो उस एग्जाम में आपके 70% पोर्शन स्टैट्स के होंगे, ठीक है, और 30% मैथ्स के होंगे आपके एग्जाम में भी। तो ये हो गया एग्जाम की जानकारी, है ना। ओके, कुछ और एग्जाम से रिलेटेड आपकी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम का एक आइडिया हो गया। चलिए अब आते हैं, हम सिलेबस ओपन किया था। कौन सा सेक्शन ज्यादा इजी रहता है? देखो वन पेपर ऐसे बनता है कि 1 मार्क्स वाले इजी होते हैं ऑब्वियसली, जैसे ये एमसीक्यू 1 वाला है तो ये थोड़े कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। ये एनएटी 1 वाला है, कम टाइम में हो जाएगा। जो 2 मार्क्स के पोर्शन है तो उसमें मार्क्स भी थोड़े वैसे ही लगते हैं, मतलब टाइम भी थोड़ा वैसे ही, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा होता है। सर मैथमेटिक्स वाला ज्यादा डिफिकल्ट आता है स्टैट के कंपैरिजन में या इजी आता है? ये तो आपके प्रैक्टिस पे है ना, कि आपने किस पे आपकी पकड़ है। ये तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा। जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग पोर्शन है या मैथ उसने काम किया तो उसको मैथ इजी लगेगा। मुश्किल तो कुछ नहीं है ना, क्योंकि पेपर सबके बराबर ही है। तो ये हमारा रहा सिलेबस। तो इसमें आपको देख रहे हो कि मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स टेस्ट पेपर कंप्राइजेस फॉलोइंग टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिकल, है ना, अबाउट 30% वेट एंड 70, मतलब मैथमेटिक्स पोर्शन 30% एंड स्टैटिस्टिक्स 70%। ये मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा है ना, पूरा आपको ये सब पढ़ना है। क्या क्या है? सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, ये लीनियर अलजेब्रा हो गया। अब आता है स्टैटिस्टिक्स, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो ये 70% यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट, तो मतलब ये स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, और मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, फिर अगेन स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस, लिमिट थ्योरम, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस, इसमें ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, काई स्क्वायर, टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टीमेशन, फिर स्टीमेशन में मेथड ऑफ स्टीमेशन है, और फिर वर्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो ये आपका टोटल मतलब हो है। अच्छा, किस टॉपिक से कितने मार्क्स के आते हैं? तो हमारे पास 22 के एक्चुअली मैंने यूट्यूब हमारे चैनल पे अगर जाओगे तो वहां हमने ब्लूप्रिंट अपलोड किए हुए हैं, मतलब ये बता रखा है कि इस टॉपिक से 2022 के एग्जाम में कितने मार्क्स के आए। इससे अभी आपके 23 के एग्जाम होंगे तो 23 का पेपर आएगा, तो फिर मैं 23 का भी आप लोगों को बता दूंगा 23 में कितने, इस पोर्शन से कितने मार्क्स आया, इससे कितने मार्क्स आया। जैसे 2022 के एग्जाम में इस पोर्शन से 10 मार्क्स से क्वेश्चन आए हैं, सिर्फ इतने से। अब देखिए क्या क्या टॉपिक्स है इसमें। सो 22 के एग्जाम में इसमें से 10 मार्क्स के आए थे, मतलब ये किसी एग्जाम में 5 का भी आया, किसी में 6 का, किसी 7, 8, 9, 10। 22 वाले एग्जाम में 10 मार्क्स का था। तो 2020 में भी अराउंड था 8-10 नंबर का। सो इस तरह से। तो क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये पोर्शन ज्यादातर वही है। इसका मान लो 70% पोर्शन वो है जो आप 11-12 में पढ़ते हो। मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप देखोगे, इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया, उस पे है, डिसजॉइंट पे है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे है, बेस थ्योरम पे है, टोटल प्रोबेबिलिटी पे है। तो ये सब वो टॉपिक्स है जो आपने 11-12 में भी पढ़े हैं। तो हम अपना रिवाइज करेंगे उसको, अभी जो बेसिक लेक्चर्स हैं उसमें रिवाइज करेंगे उसको। आता तो है सब आप लोगों को, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेंगे तो क्या फ्रेश हो जाएगा, लाइक हाँ कि हमें याद रहे। जब मैं बोलूंगा चाहिए था 12th में तो आपको याद आएगा हाँ हमने किया है। सो इस तरह से, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन वैसे ही है, 11-12 के बच्चे को दे दो वो भी कर लेगा, आप भी कर लोगे। जो 10 मार्क्स के हैं उसमें से आप भी कर लोगे वो चीजें। बट एक बार है ना ब्रशअप करने की जरूरत है। तो हम स्टार्ट करेंगे अभी ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, सैंपल स्पेस क्या है, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्लासिकल डेफिनेशन हो गया, फिर एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन हो गया, है ना, प्रोपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, एडिशन थ्योरम मतलब ए यूनियन बी वाला हो मान लो, है ना, इंक्लूजन एक्सक्लूजन हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, बोल्स एंड बोल्फेरिन, ये सब थोड़ा नया होगा उन लोगों के लिए जो 12th में ये सब नहीं है। थोड़ा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 12th में है, मल्टीप्लिकेशन रूल भी 12th में है, टोटल प्रोबेबिलिटी भी है, थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम भी है ना, फिर पेयर वाइज एंड म्यूचुअल इंडिपेंडेंस भी है। ये थोड़े से नया यहाँ दिखेगा आपको, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, बोल्स थ्योरम, प्रोबेबिलिटी, बाकी 12th वाला ही है। सो ये पोर्शन 10 मार्क्स के, बाकी ऐसे ही आगे करेंगे। तो अभी क्या स्टार्ट करते हैं, तो इसके बैकग्राउंड में चलता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो हम स्टार्ट करेंगे, मैंने कहा बेसिक लेक्चर लेंगे ना, तो इसमें मैं क्या क्या कवर करूंगा, तो जो बेसिक लेक्चर सब लोग अभी कवर करेंगे उसमें बस एक बार आपका रिवीजन करना है। आपको आता है ही आप लोगों को, बस एक बार रिवाइज करना है। रिवाइज क्या करना है आपको, चैप्टर 7 है
क्लास 11th एनसीईआरटी में। क्या नाम है चैप्टर का, कोई बताओ। 11th क्लास के एनसीईआरटी में चैप्टर 7 क्या है, किसी ने रिवाइज किया है? हाँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, यस। सो आपको ये एक बार चैप्टर रिवाइज करना है, और ये हम साथ में करेंगे, मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये बेसिक है काउंटिंग में, जहां भी काउंटिंग की जरूरत पड़ती है इसकी जरूरत पड़ती है। फिर आपको देखना है चैप्टर नंबर जहां तक मुझे लग रहा है 15 क्लास 11th एनसीईआरटी, ये है जस्ट प्रोबेबिलिटी, चैप्टर का नाम है क्लास 11th एनसीईआरटी में। और फिर चैप्टर नंबर है 13 क्लास 12th एनसीईआरटी। तो ये दो पार्ट है, वहां पे आप लोगों को याद होगा जिन लोगों ने एनसीईआरटी फॉलो किया था। तो फर्स्ट पार्ट जो एनसीईआरटी क्लास 12th का, उसमें 1 से लेके 6 तक है, और दूसरे चैप्टर में 7 से लेके 13 तक है। तो ये 13 चैप्टर है क्लास के, इसका भी नाम है प्रोबेबिलिटी। तो ये हम बेसिक लेक्चर में कवर करेंगे। इसके बाद हम आएंगे फिर जैम के प्रॉपर, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, मैं जैम के एक एक वर्ड है ना, कि जैम का जो जो वर्ड लिखा हुआ है वो एक टॉपिक की एक क्लास होगी, ऐसे होगा ना। तो मतलब जो जो वर्ड यूज किया उसके डेफिनेशन, उससे रिलेटेड थ्योरम्स, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो जैम में आए हैं। मैं क्लास में जैम के सारे क्वेश्चन क्लास में ही करा दूंगा एक बार, तो पूरा कोर्स हो जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन एक बार ही, क्योंकि मैं जो थ्योरी कराऊंगा उसके साथ जो क्वेश्चन कराऊंगा जैम का ही होगा, कुछ बाहर के भी होंगे और जैम के भी होंगे। तो इस तरह से आपको ये भी पता चलता रहेगा कि जैम में कैसे क्वेश्चन आए हैं, ताकि आप उस लेवल पे हो या नहीं हो, है ना, वो पता चलना चाहिए। तो वो मैं कराता रहूंगा, और एक बार फिर बाद में हम प्रॉपर पेपर ही कराते हैं। एंड में जब सिलेबस खत्म हो गया तो एक बार ईयर वाइज सारा पेपर डिस्कस करेंगे, लाइक 2005, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से 23 तक का कराएंगे सारा। फिर मॉक टेस्ट होगा, फिर उसका डिस्कशन होगा। तो इस तरह तैयारी होगी, ठीक है। अब अगर लगातार थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हो तो हो जाएगा, जैम मुश्किल नहीं है ना, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो, आपका ही सिलेक्शन होगा और किसी का नहीं होगा। जो तैयारी कर रहा है उसी का सिलेक्शन होगा, जो घर पे वर्क कर रहा है ना। क्योंकि जो बच्चा, अगर मान लो 3000 बच्चे जैम एमएस के एग्जाम दे रहे हैं, तो जो बच्चा सबसे ज्यादा तैयारी किया उसी का सिलेक्शन होगा। तो आप अगर अच्छे से वर्क कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन होगा। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं यहां से, ठीक है। आप लोगों को क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हो, है ना। थोड़ा लैपटॉप दूर रखा है तो चैट में हालांकि पढ़ सकता हूं, लेकिन ओके। सर गेट के लिए भी एक से स्टार्ट होगा ना? जी जी जी, गेट के लिए क्या है, देखो गेट का अगर मैं बात करूं तो जो जैम के बच्चे हैं, अगर आप लोग चाहो तो गेट भी निकाल सकते हो। गेट का जो जैम का पूरा सिलेबस है ना, देखो मैं तुम्हें गेट का भी सिलेबस खोल कर दिखाता हूं। सो ये है जैम का सिलेबस, ये पूरा सिलेबस स्टार्टिंग से लेके यहां से लेके और बॉटम तक चले जाओ, तो ये पूरा जैम के सिलेबस में भी है ना, यहां तक ये पूरा जैम में तो है ही, पहली बात, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये जो है जैम का जो सिलेबस है उससे 60% के अराउंड गेट में मतलब पूरा गेट का जो सिलेबस है उसका 60% पोर्शन ये है। इसके अलावा एक्स्ट्रा भी है, जैसे मैं अगर तुम्हें दिखाऊं गेट का सिलेबस, तो हमें क्या डालना है, गेट 2023 की वेबसाइट। चलो 22 का ही देख लो, 23 का देख लो। चलो गेट 22 का देख लो वेबसाइट हम। हालांकि इस बार कानपुर करा रहा ना, तो कानपुर में भी जा सकते हैं हम लोग। सो get.it कानपुर करा रहे हैं, ठीक है। सो ये गेट 2023 की वेबसाइट है। ये 22 का एग्जाम खड़गपुर कराया था गेट का, तो जैसे 22 का एग्जाम रुड़की कराया था जैम का ना, इस बार गुवाहाटी करा रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आपको क्या करना है, अब वेबसाइट पे जाओ और आपको क्या चाहिए, सिलेबस। तो किसका सिलेबस चाहिए, कहाँ गया, क्वेश्चन पेपर नहीं, हमें क्या देखना है, सिलेबस चाहिए ना। कौन सा सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए आपको। गेट इतने सारे सब्जेक्ट में, बहुत सारे सब्जेक्ट में गेट का एग्जाम होता है ना, तो हमारे चाहिए गेट स्टैटिस्टिक्स। और ये खुलेगा नहीं क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर ऐप नहीं है जो इसको ओपन कर सके। तो प्रॉब्लम अब ये है कि चलो खड़गपुर वाला खोल के देखते हैं, ये खोलेगा क्या। तो आप बोल के देखना, क्योंकि इसमें भी एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा मुझे जो पेपर ओपन करे। सो गेट 22 का देख लेते हैं।
क्या था सिलेबस ना, तो मैं बसा क्या सिलेबस देखना है ना सॉरी। तो मैं कहाँ से आऊँ, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन, और सिलेबस कहीं दिख रहा तुम लोगों को? पता नहीं, तो इसको रहने दो। एनीवे तो एक बार डाउनलोड करके देखना। सो पेपर्स तो ठीक है भाई, सिलेबस कहाँ से आएगा? मतलब खोल के देखना पड़ेगा इसमें कहाँ कहाँ क्या है। इसमें क्या था, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसमें है ना, फिर यहाँ से मुझे सिलेबस 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 तो लिखा है, ढूंढना पड़ेगा इसको मैं। ये तो पेपर्स हैं ऐसे ही, फिर ढूंढना देखना ढूंढ के। एनीवे कहने का मतलब क्या है कि ढूंढना पड़ेगा मुझे। सो इसमें क्या है कि जो गेट का सिलेबस है उसमें थोड़े टॉपिक एक्स्ट्रा है। फॉर एग्जांपल मेरा नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक हो गया, मल्टीवेरिएट एनालिसिस हो गया, स्टोकेस्टिक हो गया, है ना, रिग्रेशन है, तो ये सब एक्स्ट्रा है, एप्टीट्यूड एक्स्ट्रा है जी। ऐसा है क्या? ऐसा भी सिलेबस एक बार देखो, सिलेबस देखेंगे हम लोग, जो एक्स्ट्रा होगा वो डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर जैसे गेट अभी क्रैश कोर्स मैंने चलाया है, तो गेट क्रैश कोर्स अभी मैंने इस बार भी बच्चों को कराया, तो उसमें क्या हमने सारे प्रीवियस ईयर करा दिए। गेट स्टार्ट हुआ 2019 में, गेट स्टैटिस्टिक्स 19 20 21 22, अभी इससे पहले गेट की क्लास चल रही थी आपसे पहले, तो 19 20 21 22 के पेपर मैंने करा दिए। 4 पेपर अभी तक हुए गेट के, वो सारे पेपर करा दिए प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, क्योंकि क्रैश कोर्स था इस बार। और बाकी 2005 से लेके 19 तक गेट मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स आता था, तो वो मैंने सॉल्व करवाए हैं। तो आप टेंशन मत लो, अभी पहले जैम वाला अच्छे से फोकस कर लो कवर। जो एक्स्ट्रा सिलेबस है वो एक्स्ट्रा क्लास लेके हम लोग मतलब अलग से कराएंगे। तो गेट की बैच इस बार अलग चलेगी, हो सकता है अभी गेट का बैच हम अलग से स्टार्ट करेंगे। जैम का बैच अलग रहेगा, गेट का अलग रहेगा, सीयू सीटी का अलग रहेगा बैच। और अभी मैं जेडब्ल्यू भी स्टार्ट कर रहा हूँ, लाइक जस्ट फॉर अपना एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ाया, मुझे लगता है पढ़ाना चाहिए। 11 12 भी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, मतलब वो साल की 500 रुपये फीस रखा हमने, एक साल का, मतलब पूरे 11th का फीस 500 रुपये, पूरे 12th का फीस 500 रुपये। तो ऐसा है, 1 घंटे पढ़ाना है डेली, तो क्या है। सो ऐसा है। सो ये रहा अभी तक का स्टोरी। अब हम कंटेंट पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं। ओके, तो अभी तक कोई क्वेरी रह गया तो बताओ। गेट वाले लोग कोई दिक्कत नहीं, गेट का बैच अलग, अभी कुछ टॉपिक एग्जाम के साथ ही चलेगा, बाकी अलग से बैच गेट का भी चलेगा। जो एक्स्ट्रा टॉपिक उसके अलग बैच चलेंगे गेट के लिए। गेट का प्रॉपर एक बैच होगा इस बार, क्योंकि गेट का थोड़ा लेवल जैम से थोड़ा ज्यादा है। कुछ क्वेश्चन तो पैरेलल ही आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को आता ही ये चीजें, बस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ परम्यूटेशन की डेफिनेशन बताओ मुझे आप लोग। देखो ये रिवीजन क्लास है, ये कुछ ऐसा नहीं जो नया पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि ये सब आप लोगों ने 11th में पढ़ा है तो सबको आता है। आपने बीएससी में भी रिवाइज किया होगा। जैसे हम एक बार डिस्कशन कर लेंगे इसके थ्रू, ताकि जब यूज करें अभी हम जैम वाले क्वेश्चंस में, तो ऐसा ना लगे आप लोगों को कुछ नया है, इसीलिए। तो चलिए आप लोग या तो सिलेबस मतलब डेफिनेशन आप अनम्यूट करके बता सकते हैं, या आप चैट में लिख के बता सकते हैं। मैं चैट कोशिश करूंगा पढ़ने का। सो बताओ परम्यूटेशन की डेफिनेशन बताओ कोई। ये समीत आप बताना चाहते हैं? कौन है? कोई बताओ, कोई भी। Selection of R things from N things and arranging them in S places. ओके, हाँ हाँ, तो आई थिंक आप इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, एनपीआर को बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी कोई और बताओ। Simply means selection. किसका मतलब सिलेक्शन, परम्यूटेशन का या कॉम्बिनेशन का? कॉम्बिनेशन का। परम्यूटेशन का मीनिंग क्या है? परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट। Yes, yes. Permutation means arrangement. So in arrangement, what happens? What is difference between these two words, arrangement and selection?
या मैं सिंपल पूछूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मतलब ये क्या डिफरेंस है दोनों में, फिर डेफिनेशन हालांकि उससे रिलेटेड है। हाँ आपने जो बताया अभी अरेंजमेंट और सिलेक्शन आपने सही बताया। ऑर्डर मैटर करता है उसमें बेसिकली। यस यस है ना। सो परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे आप लिख रहे हैं कि 1 2 और 2 1, तो 12 और 21 दोनों डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ नंबर दिया हमने तो यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट, ये परम्यूटेशन के एग्जांपल होंगे। अब हम टीम बना रहे हैं दो लोगों का, है ना, एक टीम है, मान लो टीम है ए बी या बी ए। अगर मैं बोल रहा हूँ ये टीम ऑफ 2 पीपल है, तो दोनों सेम ही है एक्चुअली, दे आर नॉट डिफरेंट। तो यहाँ क्या है कि एक टीम कंसिस्ट ऑफ ए एंड बी, या बोले टीम कंसिस्ट ऑफ बी एंड ए, तो टीम सेम ही है, डिफरेंट नहीं हुआ ना, दोनों टीम तो एक ही है। एक टीम में ए बी है या बी ए है, 2 पर्सन ए बी है। सो यहाँ पे ये किसका एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है कि जहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है, और जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट है वो परम्यूटेशन का एग्जांपल है, जहां यहाँ पे। ठीक है, तो यही बेसिकली यही डिफरेंस है। डेफिनेशन भी कुछ इस तरह से ही है। तो अगर जस्ट हम लिखे सो रफली, है ना, चलिए तो डेफिनेशन क्या, अगर मैं ऐसे लिखूं तो जस्ट से क्या होता है कि इट इज अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जस्ट लिखो इट इज अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अरे सब क्लियर हो गया, वापस कैसे आएगा? हाँ ओके, तो अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब अरेंजमेंट का मतलब क्या है? तो अगर इसको और क्लियरिफाई करना चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इन विच ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर इंपोर्टेंट। आई थिंक इंग्लिश थोड़ा ठीक ठाक नहीं आ गया, आर होगा इज होगा, क्या ऑर्डर इज इंपोर्टेंट या आर इंपोर्टेंट, क्या लिखूं? जितनी इंग्लिश ठीक ठाक है, हाँ बताओ, इज या आर? Is, I think. ओके, नहीं इंग्लिश मेरी भी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है ना, तुम लोग भी बेटर होगी, तो डोंट वरी, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ तुम लोगों से, मैं जस्ट पूछ ही रहा हूँ कि, है ना। सो ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। सो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। सो राइट, यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन? इट इज सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यू जस्ट सेलेक्ट इट, यू डोंट अरेंज, यू जस्ट सेलेक्ट, चूज। सो इट इज अ सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि आप लोगों ने बताया वही लिख रहा हूं मैं, इन विच ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट या डजंट मैटर, ऐसा लिख सकते हैं आप कि ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट डजंट मैटर, है ना। एग्जांपल के तौर पर हमने यहां बताया, इसके एग्जांपल में कि लाइक एग्जांपल 1 2 2 1, है ना, इस तरह से है। सो दीज आर 2 डिफरेंट नंबर, है ना, बिकॉज नंबर्स में प्लेस इज इंपॉर्टेंट, है ना, प्लेस इज इंपॉर्टेंट, वंस प्लेस टेंस प्लेस, सो प्लेसेस आर इंपॉर्टेंट एक्चुअली, इसलिए इसका दोनों का डिफरेंट मीनिंग है। सो दे आर डिफरेंट, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, इसके एग्जांपल में लिखे, सो लाइक अ टीम ऑफ ए एंड बी, ऐसा लिख देते हैं आप लिखो ए बी और बी ए, है ना। सो ए बी एंड बी ए आर सेम, यहाँ डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम ही है, तो आप 2 बार काउंट नहीं करोगे इसको, एक बार ही काउंट करोगे, है ना। ये मतलब है कि यू विल नॉट काउंट इट ट्वाइस। अगर कहीं हम काउंटिंग कर रहे हैं तो हम ए बी और बी ए को एक ही काउंट करेंगे। तो इस तरह कंफ्यूजन क्वेश्चंस में आते हैं, है ना। तो कहाँ पे काउंट करना है, कहाँ पे काउंट नहीं करना है, तो आपको देखना है कहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो वहां पे परम्यूटेशन और काउंट होगा 2, है ना, अदरवाइज सिंगल काउंट होगा। जैसे कोवेरिएंस आप फाइंड करते हैं ना, तो कोवेरिएंस ऑफ, आपको याद होगा वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई क्या होता है, वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस xy। ये 2 टाइम क्यों है? क्योंकि कोवेरिएंस xy और yx सेम होता है, तो बाद में 2 टाइम किया गया है। कहना मतलब क्या है कि जहां पे इक्वल है, कहना मतलब ये है, अभी तो मैं बस एग्जांपल दे रहा था, तो यहाँ 1 2 और 2 1 डिफरेंट है और ए बी और बी ए सेम रहेगा, तो दोनों की मीनिंग सेम होगी। जब टीम की बात कर रहे हैं, कहीं पे हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, सो वी आर सिलेक्टिंग 2 पीपल। ओके, तो बेसिक डेफिनेशन हो गया। हमारा मेन पर्पस है फॉर्मूला समझना, क्वेश्चंस कर पाना।
कि अगर 11 12 के बार क्वेश्चन आप रिवाइज कर लेते हो तो वो आपको हेल्प करेगा। फिर हम जैम के भी क्वेश्चन करके आपको दिखाऊंगा तो आपको हेल्प करेगा वो, कि लाइक जैसे 22 में ही क्वेश्चन आया कि है ना एक लिफ्ट वाला क्वेश्चन है या लाइक मैचिंग प्रॉब्लम है, तो इस सब में परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत यूज होते हैं। चलिए तो आगे थोड़ा आते हैं। आप पढ़े होंगे एक मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग, और इसी पे बेस्ड आगे आप पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना। आप लोग को आइडिया होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आता है मल्टीप्लिकेशन रूल, सिलेबस में भी लिखा था, अभी हम पढ़ रहे थे सिलेबस, तो उस सिलेबस में भी लिखा था कि मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। अभी हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग। बताइए कोई क्या होगा? सर जब एंड का सेंस आता है तब ये रूल फॉलो होता है। यस यू आर राइट। सो लाइक So simultaneous selection है। हाँ 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 साइमल्टेनियस या 1 by 1 यू आर डूइंग। हाँ ठीक है। सो लाइक क्या होगा अभी आगे हम देखेंगे। यस सो यहाँ जो बोल रहे थे वो है, सो होता क्या, यू विल फील लाइक जो एंड है इंग्लिश का वर्ड इट इज समवेयर रिलेटेड टू क्या, मल्टीप्लिकेशन, है ना, इन नंबर्स, एंड इट इज समवेयर रिलेटेड टू इंटरसेक्शन इन सेट सेंस। आप लोगों को पता होगा ये। और जो और वर्ड है इंग्लिश का, दिस इज समवेयर रिलेटेड टू एडिशन, है ना, एंड दिस इज समवेयर रिलेटेड टू यूनियन। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यू कैन रिलेट देयर कि कहीं ना कहीं इसका रिलेशन इंटरसेक्शन का एंड के साथ है या मल्टीप्लिकेशन के साथ है ना। ए एंड बी, ए एंड बी आर टू इवेंट, तो ए एंड बी की मीनिंग क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी, आप लोग जानते हैं। सिमिलरली आपको याद होगा अगर ए बी डिसजॉइंट इवेंट है, ए बी डिसजॉइंट इवेंट है, ये सब हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, जस्ट एग्जांपल तौर बता रहा हूं कि अगर ए और बी डिसजॉइंट इवेंट है तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहां आप थोड़े से रियलाइज करेंगे, ओ समवेयर और ए और बी का मतलब ए यूनियन बी इन सेंस ऑफ सेट, तो और समवेयर रिलेटेड टू यूनियन और समवेयर रिलेटेड टू एडिशन। तो इस तरह से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, है ना, नॉट ऑलवेज बट समवेयर इट इज रिलेटेड। ओके ठीक है जी। तो ये बस एक है, तो इसका कहीं ना कहीं अभी हम लिख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन रूल जो लिख रहे हैं इसका कहीं ना कहीं इस एंड से रिलेशन है। देखिए मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, तो स्टेटमेंट क्या है इसका कि जैसे मान लीजिए क्या है ना, आप जैसे चलो होटल में गए आप, है ना, जैसे मान लो क्या होता है कि या चलो मॉल में गए तुम्हें शर्ट और पैंट खरीदना है, तो होता क्या है, मान लो तुम्हें 5 शर्ट पसंद आए लेकिन तुम्हें एक ही खरीदना है, और तुम्हें 4 पैंट पसंद आए और एक ही खरीदना है उसमें से, तो अब तुम क्या करोगे, सपोज यू हैव 1 2 3 4 5, 5 में मतलब पसंद आया, एक चुनना है तुम्हें, और दूसरा जो है तुम्हारे पास 1 2 3 4, है ना, तो इस तरह से। सो अब क्या होगा, तो तुम्हारे पास अगर मैं इसका एक मतलब डिफरेंट, तुम अगर कॉम्बिनेशन मतलब डिफरेंट पेयर बनाना चाहो, so you choose one from it and one from it, तो how many different combination you can have, तो कितने हो सकते हैं इसमें से, मतलब समझ रहे हो क्या पूछना क्या चाह रहा हूं मैं। आप एक पैंट चूज करोगे, एक शर्ट चूज किया आपने, तो कितने डिफरेंट तरीके से आप बना सकते हो, कितने पेयर्स हो सकते हैं टोटल, 5C4 20 तो 5C1 क्रॉस 4C1। हाँ आप लोग अभी एनसी में पहुंच गए, ऐसे डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, दिस इज आल्सो फाइन जो बोल रहे हैं लोग। देखो मैंने क्या कहा, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। जैसे आप मॉल में गए, आपने बहुत सारे कपड़े देखे, जो पैंट शर्ट का एग्जांपल लेते हैं, तो 5 शर्ट आपको अच्छा लगा लेकिन खरीदना एक ही है, आपके पास जेब में इतने ही पैसे कि एक खरीद सकते हैं, या पेरेंट ने बोला एक ही खरीदना है, आपके पास 4 शर्ट में से एक शर्ट ही खरीदना है, 4 पसंद है एक, तो एक 5 पॉइंट से एक खरीदना है, तो टोटल डिफरेंट कितने वेज है हमारे पास एक शर्ट और एक पैंट खरीदने का, समझ आया? 20 ways। हाँ विधि साइबर। ठीक है ना। तो कैसे हो रहा है एक्चुअली, यहाँ पीछे क्या यूज हो रहा है, ये रूल, जैसे जिन लोगों ने आंसर दिया करेक्ट दिया आपने आंसर, ठीक है ना। सो लाइक यू विल हैव हाउ मेनी वेज, देखो आपके पास यहाँ मैं 5 में 4 नहीं चुन रहा हूँ, ये एक कैटेगरी है दूसरी कैटेगरी है, इनमें से मुझे एक चुनना है और इसमें से भी एक चुनना है, 1 फ्रॉम दिस एंड 1 फ्रॉम दिस, एंड नॉट और, दिस इज एंड। ओके तो आपने हमने कहा कि चलो 5 पैंट में से एक पैंट खरीदना है, तो यू हैव 5 चॉइसेस,
एंड है तो यहाँ होगा मल्टीप्लाई। अब 4 शर्ट आपको पसंद है लेकिन एक ही खरीदना है, तो यू हैव 4 चॉइसेस, तो 5 4 जा 20, जैसे कि आप लोगों ने बताया, दिस इज फाइन। जबकि अब ऐसा होता कि बोलता नहीं तुम्हारे 5, अब दूसरी कंडीशन आ जाए कि बोले देखो भाई तुमने 5 पैंट चॉइस पसंद किए, 4 शर्ट पसंद किए, अब पेरेंट बोलते नहीं एक ही तुम्हें कोई खरीदना है, समझ रहे हो, इनमें से अब तुम्हें या तो एक पैंट तुम खरीद लो या एक शर्ट खरीद लो। तो अब मैं क्या बता रहा हूँ सिचुएशन समझो, ये जो आपके 1 2 3 4 5 है ना, और दूसरी सिचुएशन है आपके पास कि 1 2 3 4, ठीक है। अब आपको ये बोला गया ये जो 5 आपने पैंट पसंद किए हैं और 4 शर्ट पसंद किए, से कोई एक ही ले सकते हो, आइदर यू चूज 1 पैंट और यू चूज 1 शर्ट। सो हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव, हाउ मेनी नंबर ऑफ, Nine. so why 9 here, because of और, है ना, तो और में आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो 5 + 4, तो ये जो पीछे मैं लिख रहा था, सो आई जस्ट वांट टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट समवेयर, है ना। सो जब एंड का सेंस है तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो नंबर्स के सेंस, और जब और का सेंस है तो आप एडिशन कर रहे हो। तो यही यहां पे हो रहा है कि here you have total number of ways you have 20, and here total number of ways you have just 9. So how, because you did 5 into 4 here and here you did 5 + 4. तो इस ये तरीका है। तो बस मैं बताना चाह रहा था कि एंड का सेंस मल्टीप्लिकेशन से है और का सेंस इससे है ना। तो you have either one of this or one of this, here was one of this and one of this, so end is multiplication or is addition, ये प्रोबेबिलिटी में भी यूज होगा अक्सर। ओके चलिए, तो इसका स्टेटमेंट क्या है, तो इसका वही यही जो है इसको वर्ड में लिख देते हैं कि यू हैव 2 जॉब्स या 2 वर्क्स, या बुक का अगर स्टेटमेंट लिखूं, एनसीईआरटी मेरे पास खुला हुआ है उसमें, तो मैं उसका स्टेटमेंट अगर यूज करूं तो एनसीईआरटी कुछ ऐसा लिखता है। आप लोग भी एनसीईआरटी डाउनलोड कर लेना, जैसे फोन में आप है ना गूगल पे डालो एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 7 पीडीएफ, तो वो आ जाएगा। मैंने वही किया अभी। तो उसमें क्या आपको कुछ थ्योरी ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको एग्जांपल एक्सरसाइज एक बार कर लेना है, बस इतना ही चाहिए। सो इनका जो स्टेटमेंट अगर मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ूं, ये कह रहा है कि इफ एन इवेंट कैन ऑकर इन n डिफरेंट वेज फॉलोइंग व्हिच, उसके बाद another event can occur in n different ways, then total number of occurrence of the event in the given order, है ना, 1 by 1 और simultaneously you can say m into n। तो ये स्टेटमेंट है, ये मैं लिख दूंगा या आप लिख सकते हो, है ना। सो फर्स्ट वर्क कैन बी डन इन, क्या करूं आगे बढ़ूं या लिखूं, कैसे कहते हो तुम लोग इसका, लिखे सर। हाँ हाँ तो ठीक है, रिकॉर्ड रहेगा तुम्हारे पास। ओके तो अगर स्टेटमेंट लिखूं मैं कि लाइक इफ an event can occur in m different ways, ठीक है, following which मतलब इसके बाद another event can occur in, आप लोग भी साथ में लिख सकते हो, अगर आप बोलोगे तो मैं वेट भी करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इफ यू आर नोटिंग डाउन देन आई कैन वेट फॉर यू, सो बस बताना पड़ेगा आपको, वेट कीजिए। सो इफ एन इवेंट कैन ऑकर इन m डिफरेंट वेज एंड फॉलोइंग व्हिच अनदर इवेंट कैन ऑकर इन n डिफरेंट वेज, इन n डिफरेंट वेज। अब क्या देखो, तुम्हारे पास 2 इवेंट को ऑकर कराना, 2 काम है या 2 है ना जॉब है, जो भी है। So first has m different ways, second has n different ways. Now you have to decide you want to do both or you want to do either of them. तो same logic यहाँ पे है। If you want to do both, you will use both ना, first and second. You will do multiplication. If you want to do one or, तो इसी में मैं ऐड ही कर देता हूँ एक साथ, multiplication and addition दोनों रूल लिख देता हूँ साथ में ही, multiplication and addition दोनों एक ही साथ लिख देते हैं। तो डिफरेंस आपको समझ आ रहा होगा क्या है, एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग। सो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग एंड एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग। तो देन 2 हमारे पास स्टेटमेंट होगा, वी हैव 2 स्टेटमेंट्स। तो मैं अगले पेज पे लिखता हूं, ये क्लियर है कि फर्स्ट इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, सेकेंड इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज। नाउ I have to decide whether I want that both events should occur or just either of them should occur. So if both will occur, you will do multiply. If either of one will occur, then you have to add, like we did here. Okay. तो आगे मैं लिखता हूँ
तो पहला स्टेटमेंट ये है मेरा कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरेंस, या बुक का स्टेटमेंट लिखूं मैं, तो बुक में जैसे लिखा है, जो बुक लिख रहा है ना, सो इसके लैंग्वेज में लिखे अगर, तो ये क्या कहता है, सो इसके लैंग्वेज में देन टोटल नंबर ऑफ वे ऑकरेंस ऑफ, देन total number of way of occurrence of both event, है ना, either simultaneously और one by one, ठीक है, is equal to m into n, क्योंकि बोथ हुआ, और दूसरा रूल है, इसका नाम हुआ मल्टीप्लिकेशन रूल। अब जो लिख रहा हूं ये है एडिशन रूल। इसमें क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ अकरेंस either of one event, so you don't want to occur both, at either of one, है ना, either will occur, either one or another। so क्या आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्लियर है आप लोगों को, क्योंकि मैंने इसका एग्जांपल इसलिए पहले दिया ताकि आप रिलेट कर पाओ कि यहाँ मुझे एक पैंट एंड एक शर्ट खरीदना ही था, दोनों खरीदने थे एक एक, तो टोटल 20 वेज थे मेरे पास। यहाँ मुझे कोई एक ही खरीदना है, या तो एक पैंट या एक शर्ट, तो आपके पास 9 चॉइस है टोटल, ऐड हो गया चॉइस। यही चीज यहाँ मैं थ्योरी में लिख रहा हूँ, सेम चीज कि 2 इवेंट्स है, यू वांट टू, मिलेगा रिकॉर्डेड भी मिलेगा। काम मिलेगा सर? क्यों, तुम्हें क्लास 4 में जाना है अभी? यस सर, थोड़ा काम आ गया है सर। तो ऐसे मत करो, इससे क्या पूरे साल काम रहेगा, फिर तुम बाद में फिर पछताओगे। मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ, है ना, काम को टालो, उनको बोलो क्लास टाइम पे सब मत करो, मतलब बहुत अर्जेंट है, इट्स ओके, बट अदरवाइज क्या होता है, बच्चे ना सोचते बाद में देख लेंगे, वो बाद उनका ना एग्जाम के बाद ही आता है। मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत बच्चों को जानता हूँ ऐसे। मैं एग्जाम्पल दिया तो मेरे पिछले साल कितने बच्चे, 350 बच्चे हैं मेरे पास, 350 बच्चे हैं जैम में। कितने क्लास ज्वाइन करते थे, बहुत ज्यादा हुआ था 100, उससे ज्यादा नहीं। तो बाकी क्या है, बाकी ये सोच रहे हैं कि बाद में देख लेंगे, रिकॉर्डेड आ जाएगा। फिर क्या होगा, सिलेक्शन किनका होगा, ये जो 100 ज्वाइन कर रहे हैं उनका ही होगा। क्या बहुत ज्यादा जो नहीं ज्वाइन कर, बहुत ज्यादा सिंसियर है, बहुत ज्यादा अर्जेंट है, तो उनमें से होगा अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो। बाकी क्या है, बाद में करते करते उनका एग्जाम आ जाएगा, उनका बाद कभी नहीं आएगा, है ना। तो वो वाला सिस्टम सेम तुम्हारे साथ होगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हमें लगता है बहुत टाइम है हमारे पास, कि ऐसा नहीं है। तुम्हें लगता है बहुत टाइम है नहीं। तो ऐसा अगर बहुत अर्जेंट ना हो, ठीक है ना, समझ लो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आप कोशिश करो, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ आपके थ्रू, कि लाइक अगर पॉसिबल हो तो लाइव क्लास ही ज्वाइन करो। इसमें क्या है, तुम इमीडिएटली सीख रहे हो, उसमें क्या रिकॉर्डेड देख रहे हो, मन में डाउट है, नहीं पूछ पाओगे। तो यहाँ क्या है, तुम अभी तुम्हारे पास फ्रीडम है, तुम बीच में रोक के पूछ सकते हो। वहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हो, तुम सोच रहे हो कि डबल स्पीड करके देख लेंगे, ठीक है, लेकिन उतना नहीं सीख पाओगे, क्योंकि वो अटेंशन शिफ्ट होगा। तुम देख रहे हो, तुम दूसरा टैब खोल के फिर गाने सुनने लगोगे, मूवी देखने लगोगे, ये हो जाएगा। मेरे साथ भी होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत बोरिंग काम हो जाता है ना। थोड़ा लाइव में क्या, थोड़ा सा तो चलो वो है, इंटरेस्ट है कि चलो सामने से बोल रहे हैं तो मुझे पता पूछने और उसकी आजादी है, कम्युनिकेशन की फ्रीडम है। वहां तो कम्युनिकेशन नहीं है, तो आप फिर वीडियो रोक के कुछ और देखने लगोगे। इस चक्कर में आपकी वीडियो कंप्लीट ही नहीं होगा। जो 1 घंटे का लेक्चर है वो आप 5 घंटे लगाओगे घर पे बैठ के, डबल स्पीड में भी, क्योंकि बीच बीच में कुछ और भी कर रहे होगे। तो कोशिश करो कि लाइव क्लास ही ज्वाइन करो अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। चलिए, तो वीडियो फॉर्मेट कब तक अपलोड हो जाएगा सर? क्या हो जाएगा फॉर्मेट? वीडियो कब तक अपलोड हो जाएगा सर? वीडियो अपलोड कल होगा, क्योंकि अभी रात को करूंगा नहीं, मैं सोऊंगा अभी क्लास के बाद। मेरी क्लास डेली 6 से 12 होती है ना, कई सारे बैच में पढ़ा रहा हूँ ना, तो लाइक जेई, जैम गेट, CUCT, इस तरह से बैचेस चल रहे हैं। तो वीडियो, आज का वीडियो कल अपलोड होगा, कल शाम तक आएगा तुम्हारे पास वीडियो। ओके, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो ये हो गया आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और काउंटिंग। इस पे कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो आप, उसमें आप लोग प्रॉब्लम करना, मैं जो समझा देता हूं। आपके आज का होमवर्क होगा एनसीईआरटी में जो चैप्टर है 7, उसके एग्जांपल एक्सरसाइज करके आना। थोड़े थ्योरीज में समझा देता हूं जस्ट। चलिए, अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फैक्टोरियल वाला, वो भी आप जानते हैं। सो अब आते हैं फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट पे।
सो ये बहुत इजीली पता है आप लोगों को कि जो नोटेशन है इसका, फॉर एग्जांपल इफ n इज क्या लिखूं मैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, देन जो फैक्टोरियल ऑफ n है, फैक्टोरियल ऑफ n, देखो जो कंसिस्टेंट रहेगा उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं एग्जांपल देता हूं तुम्हें, हमारे 2000 अभी कौन सा एग्जाम चल रहा है, 23 का ना, 22 के एग्जाम में श्रुति थी, तुम्हारा पुराना वीडियो जाकर देखना मेरे चैनल पे। एक लड़की अक्सर डाउट पूछती रही होगी, उसमें श्रुति, उसका नाम भी आता होगा, तब मैं तो देखना, तो उसके श्रुति के 3rd रैंक आए थे एग्जाम में, जबकि वही लड़की पिछले साल, उसने 1 साल ड्रॉप लिए थे, जब एग्जाम दिया था बीएससी के जस्ट बाद, तो उसके आए थे 25 नंबर शायद, और उसने हमारे यहाँ ज्वाइन किया क्योंकि वो मेरा ही दोस्त था अशोक बॉम्बे में, जिसका वो जूनियर थी, तो उसने रिकमेंड किया था, तो उसने ज्वाइन किया। उसके बाद उसके मार्क्स कितने आए, 16x नहीं, 3rd रैंक था उस पे 2022 के एग्जाम में, जैम 2022 में। और उसको तुम एक चीज मैंने नोटिस किया, उसने कोई क्लास मिस नहीं किया, हर क्लास लाइव किया है, और उसने सारी, शायद सही सर भी एग्जाम्पल देते होंगे कि उसने, उसको बहुत कुछ आता था पहले से, मतलब जो मैं पढ़ाने वाला उसको पता था, क्योंकि आता था ना, घर पे वो पढ़ती थी, बहुत मेहनती लड़की थी, घर पे पढ़ती थी, लेकिन फिर भी वो क्लास ज्वाइन करती थी, डाउट पूछती थी, या हम जो पूछ रहे रिस्पॉन्ड करती थी, मतलब सारी क्लास में आपको रेगुलर मिलेगा। वीडियो देख लो कोई भी, मेरे जो पुराने वीडियोस पब्लिक है यूट्यूब पे 2022 जैम के लिए, जो हमने 21 में अपलोड किए होंगे, तो उन वीडियोस पे जाकर देखो, अक्सर वो क्वेश्चन पूछती हुई तुम्हें नजर आएगी उस वीडियोस में। तो ऐसा है, तो जो बच्चे लाइव करें उनका रिजल्ट भी आएगा ना, उसका 3rd रैंक आया है ना, बॉम्बे में भी है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब वो एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पीछे 3-4 साल चल रहा है, तो हर साल हमारा बच्चा बॉम्बे कानपुर में तो है ही। सो तुम में से भी लोग जाएंगे, तुम में से ही है जो जाएंगे ना। सो बस तुम कंसिस्टेंट रहो तैयारी को लेके, थोड़े थोड़े करो लेकिन कंसिस्टेंट रहो। ओके, सो इफ n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर देन फैक्टोरियल ऑफ n इज डिनोटेड बाय, तो नोटेशन आपको पता है, इसके 2 नोटेशन है, एक तो n फैक्टोरियल, या आप देखते होंगे कुछ बुक में ऐसा यूज करता है, ये फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, सेम मीनिंग है ऐसे तो, एंड डिफाइंड बाय, बताइए क्या मीनिंग है फैक्टोरियल का, आप सबको पता ही है, कोई भी बताइए आप में से। व्हाट इज मीनिंग ऑफ n फैक्टोरियल? n into n minus 1 factor. हाँ, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। एक्सीडिंग जितने भी नंबर्स है 1 तक उनका मल्टीप्लिकेशन। यस, सो लाइक आप या तो 1 से स्टार्ट कर लो, 1 2 3 4 n तक चले जाओ, या आप n से स्टार्ट करके 1 तक आ जाओ, कोई बात नहीं है ना। सो ये सब आप जानते हो। ओके, तो इजी है, कुछ रिमार्क है जो आप नोट कर सकते हो सिंपली। रिमार्क ये है कि आप n फैक्टोरियल को चाहो तो n into n minus 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो, ये आप इजीली नोट कर पा रहे होंगे, दिस इज n minus 1 फैक्टोरियल, और जरूरत पड़ी तो n into n minus 1 into n minus 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और एक कन्वेंशन है, तो क्या कन्वेंशन है, n minus 2 factorial हो। अच्छा एक मिनट, ओह यस यस थैंक यू, तो यहाँ पे तो ये होगा n minus 2 फैक्टोरियल, हाँ वो लिखने में गलती हो जाती है। सो ठीक है, अब 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1। अगर आप प्रूफ करना हो तो यहाँ पे आप n की जगह 1 रख के देख लो, इजीली प्रूफ हो जाएगा, है ना। यहाँ n की जगह 1 रखोगे तो 0 फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। तो ठीक है, n को जस्ट आप 1 पुट करो इस वाले फॉर्मूले में जी। सर उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है 0 फैक्टोरियल का? 0 फैक्टोरियल मतलब ये है कि लाइक यू हैव समथिंग एंड यू आर नॉट चेंजिंग एट ऑल, सो यू हैव जस्ट एज इट इज। इनफैक्ट सेम सेंस 1 के लिए भी होता है, लेकिन इसका बहुत बार यूज है ना। सो लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, npn क्या होता है, n फैक्टोरियल हो जाएगा, np0 क्या आता है, सो लाइक 1 है ना। सो सिग्निफिकेंस यही है, मतलब एक्चुअली यू डोंट वांट, यू हैव एज इट इज, जो भी ऑब्जेक्ट है यू आर एज इट, यू आर नॉट चेंजिंग इट एट एनीथिंग, ऐसा कुछ है। सो बट यहाँ पे इसका बहुत यूज है, इसका है ना, मैथमेटिकली तो बहुत यूज है। n फैक्टोरियल क्या सिग्निफिकेंस है, n फैक्टोरियल में क्या कर रहे हो तुम, द परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट ना। यस सर। हाँ, तो यहाँ क्या परमुटेशन ऑफ 0 ऑब्जेक्ट, ऐसा समझो, लाइक यू हैव जस्ट
नो ऑब्जेक्ट मान लो, सो यू नॉट चेंज, यू हैव जस्ट वन वे, है ना, बिकॉज यू कैन नॉट चेंज इट। इस तरह से कुछ समझ सकते हो। Okay. ओके, नेक्स्ट है, सो ये तो क्या फैक्टोरियल का स्टोरी। फिर आता है एनपीआर। एनपीआर का मीनिंग क्या है, या मैं पहले वो लिखता हूं। देखो क्या होता है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट या डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स taken r at a time, when repetition is not allowed. So obvious the meaning is repetition is not allowed, where when repetition is not allowed। तो क्या होता है ये, सो अगर पोजीशन को मैं लेबल कर दूं, मतलब फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, तो ऐसा लिख दूं मैं, सो द फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, सो दिस इज द rth पोजीशन, ठीक है। ओके, सो rth पोजीशन है। अब आपको क्या है बताओ, ये क्या आंसर आएगा यहाँ पे, यू आर अरेंजिंग इन ऑब्जेक्ट। हाँ, एनपीआर का मीनिंग क्या है, एनपीआर का मीनिंग क्या है, मतलब फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। इसको थोड़ा और ओपन करें तो क्या आएगा, n into n minus 1 into n minus 2 into dot 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 n minus r plus 1. ओके यस। सो क्या होगा जब आप ओपन करोगे, n फैक्टोरियल n माइनस 1 चलता रहेगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां n माइनस आर मिलेगा, तो वहां स्टॉप हो जाओगे, तो उससे पीछे क्या रहेगा, n माइनस आर प्लस 1। मैं कह रहा था ना ये पीछे वाला फॉर्मूला जो था, जैसे ये जो मैं कह रहा था, तो इसको तुम ओपन करते जाओ, जैसे यहाँ 2 पे स्टॉप कर दिया, करते जाओ, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे n माइनस आर होगा, वो कह रहा हूँ। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ n माइनस आर होगा, और अपॉन में है आपका n माइनस आर फैक्टोरियल। वो इसलिए किया था ये कैंसिल हो जाए, तो उससे पहले कौन सा नंबर, तो ये आ गया n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू n माइनस आर प्लस 1 तक। ओके, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ समझो जरा, मैं क्या लिख रहा था कि यू हैव फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन एंड सो ऑन, rth पोजीशन तुम्हारे पास है, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि तुम्हें r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, वही कर रहे हैं ना। तो हमारे पास यहाँ कितनी चॉइसेस है, हमारे पास n ऑब्जेक्ट था टोटल, तो फर्स्ट पोजीशन पे आई कैन प्लेस एनी वन ऑफ देम, और मैंने लिखा ना रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, मैंने ये लिखा है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है तब। तो यहाँ पे मेरे पास अब कितनी चॉइस होगी, तुमने उनमें से n में से एक ऑब्जेक्ट तुमने यहाँ प्लेस कर दिया, तो तुम्हारे पास अब कितने ऑब्जेक्ट बचे डिस्टिंक्ट, क्योंकि एक तो यूज हो गया जी, तो इसीलिए यहाँ n माइनस 1, एक यहाँ यूज हो गया, तो फिर n माइनस 2, और होगा क्या, अब जरा पैटर्न नोटिस करो, फर्स्ट पोजीशन पे n चॉइस, सेकेंड पोजीशन पे n माइनस 1 चॉइस, थर्ड पोजीशन पे n माइनस 2 चॉइस, फोर्थ पोजीशन पे n माइनस 3 चॉइस। तो rth पोजीशन में कितनी चॉइस तुम्हारे पास रहेगी, पैटर्न नोट करो, n माइनस ब्रैकेट में r माइनस 1, जो कि ओपन करोगे तो क्या आएगा, चेक करो, सेकेंड पोजीशन में n माइनस 1 चॉइस है, थर्ड पे n माइनस 2 है, पैटर्न नोट करो, 3 और 2 में क्या रिलेशन है, फोर्थ पोजीशन पे n माइनस 3 चॉइस है, तो लाइक 4 और 3 में क्या रिलेशन है, तो इस तरह से rth पोजीशन पे क्या है, n माइनस r माइनस 1, और ओपन किया n माइनस r प्लस 1, इन सबको अब मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो यू हैव टू प्लेस हेयर एंड हेयर एंड हेयर एंड, है ना, एंड यूज हो रहा है, सो मींस यू विल मल्टीप्लाई, यू विल गेट दिस। सो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट टेकन r एट अ टाइम, डिस्टिंक्ट होना जरूरी, दो वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक तो ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है, ध्यान दो, और दूसरा रिपीटिशन अलाउड नहीं है, क्योंकि एक भी चेंज हो गया तो आंसर चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो ना। यहाँ दो वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे ध्यान नहीं देते, एक तो बोला है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, और एक तो बोला है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है।
अगर डिस्टिंक्ट हटा दे कि है ना, तो फिर तुम्हें डिवाइड करना पड़ता है फैक्टोरियल, तुम्हें याद होगा कुछ उस तरह से कि अपॉन फैक्टोरियल रखना पड़ेगा जो भी सिमिलर काइंड के ऑब्जेक्ट हैं, आगे लिखूंगा फॉर्मूला में वो। और अगर रिपीटेशन अलाउड होगा तो यहाँ चॉइसेस बढ़ जाएंगी। जैसे यही चीज़ मैं लिखता हूँ, देखो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो यही चीज़ मैं लिखूंगा, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा इसका, चलो क्या करना है मुझे, इसको कॉपी करना है। कॉपी कैसे होगा, तो हो गया। तो क्लोन जो ऑप्शन आ रहा है उससे ओके चेक करते हैं, अच्छा डबल आ गया, तो इसको मैं कहाँ ले जाऊँ अब, एक को नेक्स्ट स्क्रीन पर कैसे ले जाएंगे, क्लोन में ये हो गया, अरे यार तो डबल हो गया, देखता हूँ जब। सो यहाँ पे तो आएगा नहीं वो, मैंने कुछ मुझे कॉपी का पता नहीं क्या सिस्टम है, चला गया ना, ठीक है चलो, वरना मैं उस पे ले आता पेन इरेजर। अभी मुझे बहुत कुछ सिस्टम पता नहीं है, होगा कुछ और तो मुझे अभी पता नहीं है सिस्टम, तो ओके चलो लिखते हैं, कोई बात। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है कि मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n objects and distinct objects taken R at a time when repetition is allowed. हालांकि NP और NCR जब भी यूज करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। जहां भी आप NPR यूज करोगे तो आपको ध्यान रखना वहाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, जहां NCR यूज करोगे वहां रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। अभी मैं लिखूंगा NCR वाला भी, तो इसे ध्यान रखना। यहाँ क्या लिखा मैंने, सो बताओ इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। तुम में से कुछ लोग 11 12 पढ़ाते भी होंगे तो ये सब तुम्हें वहां हेल्प करेगा, हालांकि आता होगा। सो ओके सर n to the power r होगा, ठीक है हाँ। सो अब क्या है तुम्हारे पास यहाँ n चॉइसेस है, यू हैव n ऑब्जेक्ट, यू आर जस्ट अरेंजिंग r एट अ टाइम, सो यू आर टेकिंग r एट अ टाइम बट यू हैव n चॉइसेस। सो n चॉइस, अब रिपीटेशन अलाउ कर दिया तो हियर अगेन यू हैव n चॉइस, here again you have n choice, here again you have n choice, so and at last position again you have n choice, तो n n n into हुआ n total into हुआ r टाइम, फॉर्मूला इज n raised to power r, तो ये फॉर्मूला हो गया n raised to power r। ये वैसे लिखता मैं नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग n distinct objects when repetition is allowed, वैसे लिख सकता था, वही चीज है ठीक है। तो ये तो हो गया परम्यूटेशन वाला। इसमें और क्या है, सो प्रॉब्लम्स आपको ट्राई करने, प्रॉब्लम्स आर इन होमवर्क, ओके प्रॉब्लम्स, क्योंकि आप लोग कर रखे हो, रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं एक ही क्वेश्चन कराता अगर मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा होता आपको। सो आपको ट्राई करना है, फिर नेक्स्ट क्लास में डाउट डिस्कस करेंगे। सो लाइक अभी तक जो मैंने कराया उसके थ्रू आप कर सकते हो 7.1, 7.2 और आप सॉल्व कर सकते हो 7.3 यू कैन डू। थोड़ा सा और इसका है वो दे देता हूँ। तो अभी तो मैं डिस्टिंक्ट की बात कर रहा था, अब डिस्टिंक्ट में हटा दूं तो चलो डिस्टिंक्ट हटा देते हैं। तो होता क्या जनरली जब हम लिखते हैं, तो सिंपली मैं लिखता हूं कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे सिंपल इतना लिखते हैं हम लोग, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, जब लिख दिया नंबर ऑफ मतलब n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को ही अरेंज करना है और n को सारे यूज करते हैं। अगर कुछ और होता तो एक्स्ट्रा लिखा होता। तो इसमें क्या कुछ चीजें हिडन है, क्या हिडन है कि क्या रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है। तो अगर इन्होंने कुछ नहीं कहा तो यहाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है, यू कैन नॉट रिपीट। मतलब कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि यू हैव n नंबर्स एंड यू आर यूजिंग ऑल ऑफ देम। So first position, second position, third position, and here is nth position. So how many choices you have now? N. Here you have n minus 1. क्योंकि उन्हीं n distinct objects को ही यूज करना आपको, you don't have to repeat. तो यहाँ इधर ये है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। So n minus 2 and so on। यहाँ पे आएगा कितना बचेगा लास्ट चॉइस,
बताओ, पैटर्न नोट करो। n minus r plus नहीं तो आर यूज नहीं कर रहे, अब सारे यूज करें। आर की जगह एन हो गया। यहाँ है परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन एन एट अ टाइम व्हेन रिपीटेशन इज नॉट देयर। n minus 1 तो ये फाइनली 1 बचेगा आपके पास, n माइनस n माइनस 1, तो n माइनस 1 ब्रैकेट में रहेगा तो वो 1 बचे। तो फाइनली ये हो गया, कहने मतलब कि n माइनस 1 डॉट 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 1 तक, ये आप जानते हो n फैक्टोरियल होता है, दिस इज सेम एज npn जैसा आपने बताया था। तो npn भी सॉल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल ही आएगा, है ना। np आर ने देखा था n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो npn जो होगा जस्ट n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो यहाँ देखो 0 फैक्टोरियल का यूज है n फैक्टोरियल। ओके, एक तो ये हो गया। तो अभी तक मैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, अभी तक क्या ले रहा हूं मैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं रिपीट कर दूं तो ये है, अगर अब रिपीट हो गया तो क्या होगा, तो देखो मतलब पिछले 3 फॉर्मूले में आप देखोगे तो मैंने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, हाँ? यहाँ भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट लिया है, यहाँ ये तो चलो इन्फॉर्मेशन था, यहाँ भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट यूज किया था मैंने, ठीक है। और इधर भी ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट ही है, यहाँ भी डिस्टिंक्ट ही है। अब अगर ऑब्जेक्ट रिपीट करते हैं तो क्या होगा, है ना। जैसे कुछ एग्जांपल ले लो, चलो जैसे होता है क्या, लोटस, स्पेलिंग सही है। सो इसके टोटल कितने वर्ड बना सकते हो, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन सर विद रिपीटिशन या विदाउट रिपीटिशन? हाँ एक मिनट, तो यहाँ जैसे सिंपल दिया है तो इन्हीं लिखा होगा, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड दिस लोटस, है ना। तो देखो कुछ नहीं दिया है तो विदाउट रिपीटेशन लेके चलना है, ठीक है। तो कितना होगा, सर 5 फैक्टोरियल। ठीक है, सिंपल है आपका 5 फैक्टोरियल, तो ये 120 आ गया, ठीक है। आप कैसे भी आप कर सकते थे, बॉक्स से भी कर सकते थे, हमने सारे यूज किए, यूज्ड ऑल। अगर बोलता कि 4 एट अ टाइम लेना है तो फिर 5p4 होता, अगर 4 एट अ टाइम लेना होता तो 5p4 होता, इस तरह से। लेकिन इसी में क्या होता है कि जब इसमें कोई वर्ड रिपीट हो गया, फॉर एग्जांपल APPLE, अब इसमें कितने टोटल परमुटेशन होंगे, सेम क्वेश्चन होगा तो, है ना। तो आप सब जानते हैं, जस्ट इसको एक बार रिवाइज करना हमें। सो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड, ठीक है। ये जो एप्पल है तो दिस इज टोटल आपको कितना है, 5 है, तो 5 फैक्टोरियल। बट अब यहाँ p को चेंज करने में कोई फर्क तो पड़ ही नहीं रहा। अगर आप p को इंटरचेंज जब कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उतने हटाने पड़ेंगे मुझे। तो कितने p के कितने कॉमन 2 फैक्टोरियल से इफेक्ट पड़ेगा, तो मुझे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उतने टाइम्स वो ऐड हुए हैं तो उसको मुझे हटाना पड़ेगा। सो ये हमने डिवाइड किया। इसका क्या फॉर्मूला है, तो सिंपली आप लोग जानते हैं, अगर k ऑब्जेक्ट कॉमन है, n ऑब्जेक्ट है आपके पास, उसमें k ऑब्जेक्ट सिमिलर काइंड का है, एक्जेक्टली सेम काइंड का है, तो k फैक्टोरियल से आप डिवाइड करेंगे, जो आप जानते हैं। तो इसमें मैं देख लेता हूँ क्या क्या है, ताकि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए इजीली एज ए रिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने यहाँ पे क्या यूज किया था, यहाँ पे आपने यूज किया कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन। ऐसे जिसको और ज्यादा पढ़ना है, ये तो आपको बहुत इजी लगे, तो एक बुक है, मैं लिख देता हूँ, आप पढ़ सकते हो। बुक का नाम है अ वॉक थ्रू कॉम्बिनेटोरिक्स, है ना। मतलब एक लगता है एनसीईआरटी बहुत बेसिक लेवल है, ये थोड़ा उसका एडवांस लेवल है। इस पूरे बुक में कॉम्बिनेटोरिक्स क्या है, जस्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का अगला वर्जन है। तो ये जैसे आईआईटी बॉम्बे में जो लोग जाओगे तो एक सेमेस्टर में यही पूरा कॉम्बिनेटोरिक्स एक कोर्स है, पूरा सेमेस्टर कोर्स, तो उसमें पढ़ाएंगे तो यही दिखाएंगे। सो अ वॉक थ्रू कॉम्बिनेटोरिक्स बाय, इसका जो राइटर है वो है
बेला बोला बस ऐसा कुछ नाम है, पर देख लेना गूगल पे सर्च करोगे आ जाएगा। तो इसका नाम है राइटर का। तो इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन, मतलब बहुत सारे एनसीईआरटी में तो बहुत कम काउंटिंग्स है ना, और ये बहुत डिफरेंट तरह की काउंटिंग्स हो सकती हैं, वहाँ उसमें सारा एक्सप्लेन किया है। सो बेला बोला बस ऐसा कुछ है, नाम देख लेना क्या है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा यूएस में प्रोफेसर है, तो उनका ये बुक है। तो ये बुक देख सकते हो अगर तुम्हें और ज़्यादा जानना हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। तो पहला चैप्टर, पहला दूसरा चैप्टर में ही पहले 5 चैप्टर आई थिंक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, फिर ग्राफ थ्योरी स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन n ऑब्जेक्ट्स, अब देखो डिस्टिंक्ट नहीं लिखा मैंने, जस्ट लिखा n ऑब्जेक्ट्स है ना, इन विच k ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सिमिलर काइंड। ठीक है, तो इसका आंसर भी अपने बताया आप लोगों ने, क्या होगा, सेम काइंड, एक ही जैसा है। तो टोटल क्या आंसर होगा, n factorial by k factorial। है ना। तो टोटल परम्यूटेशन n फैक्टोरियल हो सकता है, बट चूंकि k ऑब्जेक्ट एक जैसा है तो मुझे वो काउंटिंग उतना एक्स्ट्रा हो गया है, तो उसको डिवाइड उतना मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो उसको हटाना पड़ेगा। सॉरी, ये k फैक्टोरियल, सो n फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल, इस तरह से। ओके, इसी में दूसरे काइंड का भी आता है k1 k2, तो अब ऐसे डिवाइड करते चले जाएंगे उस तरह से। ओके, सो इस तरह से है। सो आ गया, हम क्या कर रहे थे, 7.1 7.2 और क्या फॉर्मूला यूज होता है एनसीईआरटी में। हालांकि वो काउंटिंग और बहुत ज्यादा है, ये बहुत एनसीईआरटी में बहुत कम है। अभी हम प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें और डिफरेंट काइंड के काउंटिंग्स आएंगे, तो वहाँ और सीखेंगे। तो अभी बेसिक के लिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया बिल्कुल बॉटम से, कि इसके ऊपर तो हम सीख सकते हैं ना। अब यही जिसको नहीं आएगा तो वहाँ दिक्कत होगी आपको, तो ये है बॉटम से स्टार्ट किया हमने। तो आपको एक बार इसको देखना है एनसीईआरटी पूरा, और फिर आपको आगे उसके बाद आगे हम अभी कंटिन्यू करेंगे। तो 7.123 सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। अब बचता है कॉम्बिनेशन। तो मतलब एनसीईआरटी मेनली यही है, इसी में आगे होगा। अगर फॉर्मूला लिखूं मैं इसी में कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच k1 objects are of one kind, मतलब एक तरह के, k2 objects are of second kind and so on, मान लो, है ना। and for example up to मान लो k, क्या लिखूं, r ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ rth काइंड। एक तो राइटिंग मेरी ना बहुत ज्यादा अच्छी है, तो समझना है तो आप पूछ भी सकते हो। सो अभी कुछ दिन में समझ आने लगा, पहली क्लास है थोड़ा दिक्कत होगा। अभी 1 महीने क्लास लो, क्योंकि क्लास तो अगले फरवरी तक चलेगी। एग्जाम कब होगा, फरवरी 2024 में। तो अभी 1 महीने में तुम्हें समझ आने लगेगा सारे वर्ड, है ना। तुम डॉक्टर के परिचय भी पढ़ पाओगे, मेरी राइटिंग पढ़ ली है तो डॉक्टर के परिचय भी पढ़ लोगे, तो दवाई के नाम बता दोगे। ठीक है, सो total number of permutation of n objects in k1 objects in which k1 objects are of one kind, k2 are of second kind and so on, k are of rth kind। तो इसका आंसर होगा कितना, n फैक्टोरियल तो है बट डिवाइड होता चला जाएगा, k1 फैक्टोरियल से, k2 फैक्टोरियल से एंड डॉट 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 k r फैक्टोरियल से, इस तरह से। ठीक है, तो अभी जो मैंने थ्योरी कराया आपको अभी पिछले 1 घंटे में, तो उसके बेस पे आपके जो एनसीईआरटी में है वो है एक्सरसाइज। तो अभी मैं होमवर्क लिख रहा हूँ, ज्यादा क्लास नहीं लूंगा, कॉम्बिनेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैंने क्या किया, मेनली परम्यूटेशन की। जी सर टैग कर दो, एक्चुअली वो लिख रही थी मैं। जी जी जी, ये हाँ, ये समझना है तो पूछ लेना, एक बार पढ़ लेना, जहां पढ़ने में दिक्कत हो एक बार पूछ लेना।
सर लास्ट में क्या लिखा है? KR ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ आरएथ काइंड, सो दे आर आरएथ काइंड, मतलब KR ऑब्जेक्ट है, सो दे आर आरएथ काइंड। आरएथ काइंड, दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन k1 k2, सबका फैक्टोरियल अलग से हमने डिवाइड किया बिकॉज दे आर सिमिलर। ठीक है, तो देखिए अभी जो हमने थ्योरी डिस्कस किए हैं उसके बेस पे आपका मैं होमवर्क लिख देता हूं, आप लोग ट्राई करना, तो नेक्स्ट क्लास में डाउट लूंगा फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी के होमवर्क फिर से लिख रहा हूं, चैप्टर 7 क्लास 11th का एनसीईआरटी का पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, गूगल पे अवेलेबल है। सो क्लास 11th एनसीईआरटी में आपको क्या करना है, आपको करना है सॉल्व, एग्जाम्पल्स पहले देखने हैं, एग्जाम्पल्स भी करने हैं, यानी एग्जाम्पल तो किया हुआ है तो हम क्यों करें, तो एग्जाम्पल तुम्हारे सीखने के लिए किया हुआ है कि तुम एक बार देखो कैसे सॉल्व हो रहे हैं, ताकि उससे आइडिया लेके आप एक्सरसाइज ट्राई कर सको, एग्जाम्पल सीधे होते हैं। तो एग्जाम्पल्स ट्राई करना, और एक्सरसाइज है 7.1, 7.2, 7.3, ठीक है। तो ये आप ट्राई करो, थोड़ा टाइम लो, इसको सॉल्व करो, फिर नेक्स्ट क्लास में क्या कराऊंगा, सो नेक्स्ट क्लास जो मेरी होगी उसमें आपको हम कराएंगे पहले तो डाउट डिस्कशन, इसमें जो डाउट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद कॉम्बिनेशन के टॉपिक हैं इसी में, जो कि एक्सरसाइज है 7.4, उसके बाद आता है मिसलेनियस एक्सरसाइज, तो वो हम होमवर्क में देके या फिर सॉल्व करा दूंगा, तो ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी है ना, अभी थोड़ा बेसिक्स करेंगे। सो ये आपका होमवर्क आप नोट करिए, नेक्स्ट क्लास में आप लोग आएंगे, और सिंसियरली बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये आपको करने में 1 से 2 घंटे में हो जाएगा ये पूरा, क्योंकि एक साइड में कितने क्वेश्चन है, 5, 6, 10, ज्यादा 10 से ज्यादा नहीं है शायद, 10 के अराउंड ही है, देख के बताओ 10 भी नहीं है, है ना। सो अब सॉल्व करो, एग्जाम्पल्स करना, एक्सरसाइज करो, देन हम डाउट डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे डाउट डिस्कशन, फिर आगे कॉम्बिनेशन 7.4 एक्सरसाइज है इसी का, फिर आगे मिसलेनियस एक्सरसाइज भी होती है उसमें। सो मिसलेनियस में अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, हमें तो यही सीखना है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, ताकि ये हमें हेल्प करे प्रोबेबिलिटी में, जो 10 मार्क्स के आ रहे हैं उसमें हेल्प करे, आगे भी हेल्प करेगा। सर थर्सडे को स्टैट्स की क्लास होगी? अच्छा आज क्या है, आज क्या दिन है, आज है ट्यूसडे। ट्यूसडे। ओके ओके, तो आप लोग पहले सॉल्व करो, फिर हम डिसाइड करते हैं, आप लोग कर लोगे तो मे बी आई थिंक यस अब अल्टरनेट लूंगा, बट मैं डिसाइड करता हूँ, श्योर नहीं हूँ, सर से डिस्कस करता हूँ, सर से फिर होगा। थर्सडे नहीं होगी तो फिर क्या है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे फिर पक्की होगी, ठीक है। तो अगर, लेकिन आप उससे पहले इसको आप कंप्लीट करो आप लोग, और उसके बाद फिर डाउट डिस्कस करके फिर ऐसे ही करने, अभी स्लो कर रहे हैं, फिर बाद में फास्ट होंगे। ऐसा हालांकि सिलेबस आपका कब तक बोला है सर ने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त तक हो जाएगा, हो जाता है खत्म, लास्ट टाइम भी हो गया था, ठीक है। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कुछ क्वेश्चंस तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज दैट्स फाइन, ठीक है। सर 16th of Feb से तो मतलब डेली शुरू हो जाएगी ना फिर क्लास को? ऑल्टरनेटिव, यस लाइक अभी ऑल्टरनेट हो जाएगी, उसमें अभी शुरू में यही करेंगे, अगर नहीं हुआ है तो हाँ ऑल्टरनेट, लाइक 3 दिन स्टैट्स, 3 दिन मैथ्स, यस रेगुलर हो जाएगी, मतलब 12 के बाद ही हम देखेंगे, 12 तक एग्जाम के पुराने बच्चे भी हैं कुछ, उनका भी पता लिखना होता है, तो उसके बाद हाँ 16th फेब से आपकी रेगुलर हो जाएगी, क्लासेस रेगुलर होगी, कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।